जो चैप्टर आपका मोशन इन ए प्लेन था वो मैं आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वो भी आपकी प्लेलिस्ट में जितने भी आपका पार्ट था सब कुछ कंप्लीटेड है। उसका लास्ट में मैथमेटिकल टू था, मैंने उसको पढ़ाया था आपका फिजिक्स का। तो वो आपका कंप्लीट हो गया 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसको आप डिटेल में पढ़िए और जो भी एनसीईआरटी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमने जो आपको बोला था कि जो चैप्टर का जो सीक्वेंस मैंने इंट्रोडक्शन में कि उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन। एज मोशन प्लेन समझने के बाद इसको समझने में इजी होगा। तो आज हमारा नया जो सेकंड चैप्टर 11th का शुरू करेंगे वो क्या होगा, मोशन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इस चैप्टर के चैप्टर सेम ही है मोशन प्लेन के साथ, ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट सेम है। देखिए इजी भी है, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, बिकॉज इसका जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आपका 9th 10th रिलेटेड बहुत सारे इसमें पार्ट्स है, तो वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए मोशन स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, जो हमारे स्ट्रेट लाइन पे एक सर्टेन लाइन पे जो हमारा मोशन होगा उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर मोशन हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, या कहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कहाँ बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उस पार्ट के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा वही चीज और एक बार रिपीट करो, उसका स्पीड आएगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसका वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस, बहुत सारे मतलब एलिमेंट निकलेगा। तो उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। स्टडी करके हम लोग उससे रिलेटेड जो मोशंस के जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। समझ आएगा। तो देखिए, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो इसी रिलेटेड इस चैप्टर पूरा बेस्ड है। तो पहला पॉइंट क्या है, मैकेनिक्स। तो मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या होता है, मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैकेनिक्स क्या होता है, ये क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का। तो क्या किसके ऊपर स्टडी करता है, एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन पे। ये क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का, जहां पर इसका मतलब क्या है, मैकेनिक्स का मतलब क्या है, स्टडी करता है एक बॉडी आइदर रेस्ट में या मोशन में है। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिक्स। समझ गए। अभी रेस्ट और मोशन को भी मैकेनिक्स में दो टाइप में डिवाइड किया है, तो वो दो टाइप क्या है, एक स्टैटिक्स एक है काइनेमेटिक्स। एक स्टैटिक एक क्या है, काइनेमेटिक्स। स्टैटिक क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे होता है उसके ऊपर हम लोग जब पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। उस फिजिक्स के ऊपर हम लोग जब पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। उसके साथ हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे जब वही बॉडी जब मोशन करना शुरू करेगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या एक पाथ के ऊपर, तब हम लोग वो जो हम लोग टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे ये उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। जो कि इसी चैप्टर में बहुत सारे बेस्ड है काइनेमेटिक्स ऊपर, मतलब काइनेमेटिक्स के ऊपर। और जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसके जो इक्वेशंस निकल के आएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या निकलेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। समझ आया। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या होता है, जिसकी v इक्वल टू प्लस at उसी मोशन से आता है, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2s। और क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर। इसका हम लोग सब पढ़ेंगे, इसका ग्राफिकली पढ़ेंगे, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है एंड उसको डिराइव कैसे करना है और उसको कैलकुलस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। समझ में। तो उसके बाद देखिए डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, ये जो रेस्ट और मोशन हो रहा है, जो कॉज हो रहा है, मतलब इसके लिए जो कॉज है, कौन कॉज है, किसके ऊपर है, तो उसको हम लोग जब पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक्स। और कॉज ऑफ देयर मोशन, उनका जो मोशन है उसका क्या कॉज है, वो रेस्ट पे जा रहा है क्या या मोशन में जा रहा है, उसके लिए उसका क्या कॉज है, उसके ऊपर हम लोग जब पढ़ेंगे वो क्या है हमारा डायनामिक्स। तो ये तीन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के अंदर। ये दो पार्ट पहले ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका आता है, डायनामिक्स बाद में आता है। समझ में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन। ये सिंपल सा वर्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। रेस्ट का मतलब बॉडी जब क्या करेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। बॉडी उसका पोजीशन जब चेंज नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। मोशन में कब बोलेंगे, जब बॉडी उसका पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन। समझ गए। तो रेस और मोशन के ऊपर ये पूरा चैप्टर पूरा बेस्ड है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। समझ गए। अच्छा, अभी हम लोग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने ऑलरेडी शायद बोल चुका हूं आपको कि क्या है, एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, तो कब बोलेंगे, देखिए if the position of an object changes by distance much greater than its own size। अगर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को क्या करता है, चेंज होता है, किस हिसाब से चेंज करता है, डिस्टेंस के हिसाब से वो क्या करता है, उसका पोजीशन चेंज करता है, जो कि क्या होगा, उसके साइज से ज्यादा होना चाहिए। वो जो डिस्टेंस बॉडी का जो मतलब पोजीशन, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन जो चेंज करेगा, वो जब चेंज करता है वो किस हिसाब से चेंज करेगा, डिस्टेंस के हिसाब से। और उसका डिस्टेंस क्या ज्यादा होना चाहिए, उसके बॉडी के साइज के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे जाके, इन ए सर्टेन टाइम, इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब जाकर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, और एक बार बोलो, अगर एक ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज करता है इन
किसमें, डिस्टेंस के हिसाब से अगर एक पोजीशन वो चेंज करता है तब जाके उसका पोजीशन जो डिस्टेंस चेंज करेगा वो क्या होना चाहिए, उसके साइज से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ सर्टेन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। तब हम लोग जाके उस बॉडी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग इट्स मोशन अराउंड द सन। तो सन के जो चारों तरफ जो उसका मोशन को कौन 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 स्टडी करता है, अर्थ स्टडी करता है। तो अर्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसका पोजीशन भी चेंज कर रहा है, उसका जो साइज है उसका डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका साइज से ज्यादा होना चाहिए। तो इसी केस में हम लोग अर्थ को बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके हम लोग टेस्ट करेंगे कहां पर क्या फार्मूला आता है, कहां पे एक्सीलरेशन आता है, कहां पे वेलोसिटी आता है, कहां पे डिस्प्लेसमेंट आता है और किस पार्ट पे क्या क्या फार्मूला आएगा उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। समझ में? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इसको पहला समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा मोशन वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो बहुत सारे डायमेंशन के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब वो मोशन बहुत सारे डायमेंशन को लेके भी होता है। तो क्या क्या डायमेंशन को लेके वो मोशन है वो सब हम लोग भी देखेंगे। तो मोशन इन पहले तीन डायमेंशन है, तो आपको पता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे कि x, उसके बाद एक्स वाई 2 डायमेंशन, उसके बाद 3 डायमेंशन के 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। 3 एक्सिस के लिए 3 डायमेंशन, 2 एक्सिस के लिए 2 डायमेंशन, 1 एक्सिस के लिए 1 डायमेंशन। तो उसके ऊपर मोशन कैसे बेस्ड है, या कैसे हम लोग बोलेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन, वो वाला मोशन इन 2 डायमेंशन है कि वो वाला मोशन इन 3 डायमेंशन है। तो हम लोग हमें अब लोग देखेंगे। देखते हैं 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता है टोटल कितना कोऑर्डिनेट होता है, 3 कोऑर्डिनेट। तो 3 कोऑर्डिनेट में से देखिए क्या होता है, if only one of the 3 coordinates specifying the position of an object changes with time। 3 कोऑर्डिनेट में से अगर एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, जो कि चेंजेस करता है टाइम के अनुसार, वो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। तो 3 कोऑर्डिनेट में से जब एक कोऑर्डिनेट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन या उसका डिस्टेंस जो कितना चेंज हो रहा है क्या है, उसके ऊपर जब वो स्पेसिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन और 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन का। मतलब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सपोज यहां पर देखिए एक एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है P1 पॉइंट से P2 पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहां से जा रहा है, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट। P1 पॉइंट ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x1, एंड P2 पॉइंट ओरिजिन ओ से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x2 पॉइंट। तो यहां पर देखिए ओनली x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, P1 से पार्टिकल जा रहा है P2 तक, P1 से ऑब्जेक्ट जा रहा है P2 तक। तो एक ही एक्सिस के ऊपर ये क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है इसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज़ ये एक एक्सिस के ऊपर फिक्स है, स्पेसिफाई करता है एक एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस से कितना पोजीशन कवर कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या बोलूंगा, मोशन ऑफ अ ट्रेन, जो कि सिंगल ट्रैक पे चलता है, मोशन ऑफ अ ट्रेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। क्या है 2 डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट में से जब 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करता है, उसके बाद वो चेंजेस करते हैं टाइम के अनुसार, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये हम लोग क्या समझे, इफ ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट में से जब 2 कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन या जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्टेन टाइम के अनुसार, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब देखिए वहां पर जैसे ओनली एक्स एक्सिस था, यहाँ पर दोनों एक्सिस रहेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों के बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज करेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेके पोजीशन P1 पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ओरिजिन हो, पोजीशन P1 के ऊपर ऑब्जेक्ट, उसी के साथ पोजीशन P1 के ऊपर ऑब्जेक्ट, ये P1 से कहां जा रहा है, P2 जा रहा है। तो P1 कौन से कोऑर्डिनेट पे है, x1 पर भी है, उसके बाद y1 के साथ भी है। देखिए ये वाला y1 है, ये वाला है x1, ये वाला x1, ये वाला है y1। तो कोऑर्डिनेट क्या है P1 का, x1 y1। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहे हैं P1, उसके बाद अगेन ये वाला क्या टोटल क्या है, x2, ये वाला क्या टोटल y2। ये दो कोऑर्डिनेट क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, P2। तो ऑब्जेक्ट P1 से कहां तक जा रहा है, P2 तक जा रहा है। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, 2 डायमेंशनल मोशन। जब दो कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया कि नहीं। तो वहां पर 1 डायमेंशनल एक्सिस था, यहाँ पर 2 डायमेंशनल क्या आ रहा है, बोथ एक्सिस एक्स एंड बोथ वाई एक्सिस स्पेसिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक जगह से और एक जगह। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, सन के चारों तरफ मतलब क्या करता है, प्लैनेट रोटेट करता है मतलब विद रिस्पेक्ट टू सन एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट, बोथ क्या करता है, स्पेसिफाई करता है उनका पोजीशन। समझ में, तो उसी के ऊपर ये वाला बेस्ड है। इसके बाद हमारे लास्ट वाला है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या है, देखिए
देखिए 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन मोशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा जब तीनों कोऑर्डिनेट, तो क्या हो रहा है और 3 कोऑर्डिनेट, और 3 कोऑर्डिनेट specify the position of an object changes with time, तब हम लोग क्या बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल मोशन में। यहाँ पर सिंपल सा चीज है, यहाँ पर क्या होगा बोथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जब तीनों मिलके क्या करेंगे स्पेसिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो कि चेंज होगा टाइम के अनुसार, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको 3 डायमेंशनल मोशन। इसका डायग्राम भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 3 एक्सिस होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 एक्सिस होगा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वही p1 से कहां जा रहा है p2 जा रहा है, तो x1, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है x1 y1 एंड z1, तो कहां तक जा रहे हैं x2 y2 एंड z2 तक, समझ में आया कि नहीं, x2 y2 कहां तक जा रहे हैं z2 तक जा रहे हैं, तो इस पॉइंट से क्या जा रहा है इस पॉइंट, तो इसमें क्या है तीनों कोऑर्डिनेट का क्या है, एक तो मतलब देखिए यहाँ पर आगे x आ गया, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, तो बोथ देखिए x y एंड z मिलके p1 कोऑर्डिनेट, उसके क्या आ रहा है वही x y z x2 y2 z2 मिलके एक कोऑर्डिनेट और x1 y1 z1 मिलके एक कोऑर्डिनेट, तो तीनों कोऑर्डिनेट जब स्पेसिफाई करें ऑब्जेक्ट का पोजीशन p1, उसके बाद और तीनों कोऑर्डिनेट मिलके ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करें p2, तो जब p1 से p2 वही ऑब्जेक्ट को मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे उसको 3 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या है काइट, इसका एग्जांपल क्या है काइट तो आपको पता है फ्लाइंग, जब काइट फ्लाई करता है विंड पे तो आपको ये पता है वो तीनों डायमेंशन में वो क्या होता है बेस्ड होता है उसका पोजीशन, तो इसका कुछ फिक्स नहीं होता एक डायमेंशन के ऊपर, तो यहाँ पर भी वही है बोथ x y एंड z एक्सिस मिलके जब तीनों के तीनों मिलके जब क्या करते हैं स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तब जब जाके हम लोग क्या बोलते हैं उसको 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको 3 डायमेंशनल मोशन, समझ में। तो ये आपका इतना था मोशन, जो डायमेंशन में मोशन हम लोग को कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे उसके ऊपर आपका था, ये जो कि आपको आगे जाके बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे डेरिवेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे जो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का जो मेन टॉपिक हम लोग का शुरू होगा, उसका जो मेन पार्ट जो हमने अभी पढ़ा है वो तो सब बेसिक था इंट्रोडक्शन, जो मेन हम लोग का जो पार्ट शुरू होगा वो क्या है, जो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से जो बहुत सारे एलिमेंट्स है वो सबको हम लोग को समझना पड़ेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बहुत सारे फीचर्स उसको देखना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि दो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक मोशन में स्ट्रेट लाइन में आता है। क्या आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत चीज आएगा अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसका अगर मूवमेंट देगा या मोशन होगा उसका चेंज इन पोजीशन रहेगा, तो उसमें क्या आएगा डिस्टेंस भी आएगा डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन में तो जो उसका एक्चुअल पाथ होता है बॉडी का जो वो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस। ये आपको ऑलरेडी पता है। सपोज देखिए मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पॉइंट जाना है, इनिशियल पॉइंट ए से बी जाना है अलोंग सी। इनिशियल पॉइंट कहाँ से जाना है, ए से बी से जाना है, किसके तरफ से जाना है, सी के तरफ से। तो मैं कहाँ से जाऊंगा, ए से सी जाऊंगा, सी से कहाँ जाऊंगा, सी से बी जाऊंगा। तो टोटल जो पाथ कवर होगा या जो पोजीशन हमारा चेंज होगा, जो डिस्टेंस वहां पर मुझे मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस। देखिए सपोज बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एसी प्लस कितना हुआ, सीबी। तो टोटल डिस्टेंस में क्या लिखूंगा, एसी प्लस क्या लिखूंगा, सीबी। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो टोटल जितना मेरा डिस्टेंस कवर होगा, जो मेरा एक्चुअल पाथ रहेगा, जिधर की मेरा पोजीशन मतलब चेंज हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर बोलूंगा। और उसी के साथ में देखोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एक बात बोल देता हूं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक क्या है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज़ उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। समझ में, ये आपको ऑलरेडी पता है। उसका देखिए इसी के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट किसको हम लोग बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन और द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसका भी क्या होगा, वही चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रहेगा। एक ऑब्जेक्ट एक जगह से और एक जगह क्या करेगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा,
पर इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब यूनिफॉर्मली स्ट्रेट रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, फिक्स रहेगा। डिफरेंस मतलब वेरी नहीं करना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, वो जो ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट दे रहा है उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग जो मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमको बोलेंगे। समझ में? तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। तो इन दोनों के अंदर जो फिक्स्ड पाथ कौन है, ए से बी, और दोनों के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, ए से बी। तो ए से बी मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी मुझे क्या पता चल गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में? तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस केस में ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। समझ में? तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस आपको समझ में है, और ये वाला अभी खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप ये जितना लिखा हूं उसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे अभी। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट का भी वही है, एज द सेम यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे कि देखिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन ओ से कहां जा रहा है ए, एंड ए से कहां जा रहा है बी। ओ से जा रहा है ए से कहां जा रहा है बी। तो ओ से ए उसका कितना है x1, और उसके साथ ओ से लेके जो बी है टोटल डिस्टेंस कितना है x2। तो उसका जो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है वो किसके अंदर है, ए से बी। तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी। समझ आ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, मूव क्या कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए से बी। एंड ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ, और मैंने जैसे कि बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है फिक्स डायरेक्शन में उसका क्या आएगा, x2 x1। क्या आएगा, x2 x1, जो कि सिंपल सा बात है, वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा कि नहीं। सिंपल सा बात है, x2 ये तो बड़ा वैल्यू आएगा ना, x1 छोटा वैल्यू आएगा, इसको माइनस करने से क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सिंपल, ये तो आपको पता है, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या मिला हमको, पॉजिटिव मिला। क्या मिला हमको, पॉजिटिव मिला। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव्स टुवर्ड्स राइट। समझ में? अभी क्या होगा, अगर वही ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या करेगा, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी क्या लेंगे, उल्टा करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट से जाएंगे। तो देखेंगे ओ से लेके ए कितना है x1, ओ से लेके बी कितना है x2। तो इन दोनों के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है ए से लेके बी के अंदर कितना होगा, x2 x1, x2 x1। x2 तो एक स्मॉल वैल्यू है, x1 तो एक क्या है, बड़ा वैल्यू है। तो x2 x1 करूंगा मतलब ये सिंपल सा बात है, ये क्या निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। और ये क्या निकलेगा, लेस देन 0। सिंपल सा बात है, क्या निकलेगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ए से बी, इधर ए से बी लेफ्ट, इधर ए से बी राइट। समझ में? यहाँ पे समझ में? अभी देखेंगे कब 0 होगा। 0 का तो आपको बेसिक बात है, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, मूव ही नहीं करेगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। और एक केस में भी वो 0 होगा। क्या, जैसे देखिए वही मैं लिखा हूं, ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, और उसके बाद क्या लिखा हूं, और इट मूव्स फास्ट टुवर्ड्स राइट। पहले वो इक्वल डिस्टेंस लेगा राइट की तरफ, उसके बाद लेगा इक्वल डिस्टेंस लेगा अगेन लेफ्ट की तरफ, एंड देन लेफ्ट। तो इस केस में क्या होगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ओ से लेके ए एंड ए से लेके बी। समझ में? तो इसका वैल्यू कितना है, ओ से लेके ए कितना है, x1, एंड ओ से लेके वही ए का वैल्यू कितना है, x2। समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए ये ए से बी गया, उसके बाद फिर से बी से ए आ गया, जहां गया था वहां पर पहले रिटर्न आ गया। तो दोनों का अगर माइनस करो, x2 x1 मतलब ये क्या है, सेम है। x1 जो है मेरा, x2 भी वही है, फिक्स है। फिक्स है मतलब क्या आएगा, फिक्स है मतलब मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। फिक्स है मतलब मेरा क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, 0 ही आएगा इस केस में। ये तो आपको समझ में आ गया कि जितना जाएगा राइट उतना आएगा फिर लेफ्ट। तो दोनों के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कितना आएगा, 0, बिकॉज़ जितना राइट गया था x1 उतना लेफ्ट गया x2, दोनों सेम है। सेम है मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगा। समझ में? इसके बाद हम लोग और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि अभी देखिए और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द ऑरिजिन। तो नेक्स्ट हमारा जो है
क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। मतलब आप लोग सोच लीजिए, एक ओरिजिन मेरा ओ था, ओ से लेके मेरा ओरिजिन में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा था, उसी ओ को मैं चेंज करके ले जाता हूं एक अलग पोजीशन पे ओ डैश पे, तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, वही सेम रहेगा। मतलब क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन जैसे भी चेंज हो जाए डिस्प्लेसमेंट वही का वही रहेगा। तो कैसे रहेगा मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम में देखिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए ओ से लेके ए है, उसके बाद क्या है, ए से लेके बी, आपको पता है x1 ओ से बी कितना होता है, x2 होता है, ओ से बी कितना होता है, x2 होता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ओ था ओरिजिन में, ओ से कहां ले आया, उसको ओ डैश ले आया। तो देखिए पहले जो डिस्प्लेसमेंट ओ से होता था, ओ से देखिए पाथ कितना है x1 एंड ओ से पाथ कितना है b कितना है x2, और इसी जनरल केस के लिए आपको तो ऑलरेडी पता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलता था x2 x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलता था x2 x1। मतलब जनरल केस में अभी क्या करूंगा, उसको मैं चेंज करूंगा, वो जो यहाँ पर था उसको मैंने यहाँ पर ले आया o डैश, इसको मैंने यहाँ पर ले आया, कहां पर ले आया o डैश पे। तो o डैश पे जब ले आता हूं तो ये वाला पाथ मेरा कितना हो जाएगा x1 डैश, ये वाला पाथ मेरा कितना हो जाएगा x1 डैश, उसके साथ o से लेके b मेरा पाथ कितना हो जाएगा x2 डैश, o से लेके b मेरा पाथ कितना हो जाएगा x2 डैश। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो जब मैं इसको चेंज भी करता हूं इसका वैल्यू वही सेम रहेगा, कैसे रहेगा देखिए, जो सब्ट्रैक्शन पाथ मेरा क्या हो जाएगा, अभी वही चेंज हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, पर चेंज होने से क्या होगा, वही सेम रहा कि नहीं, ये जो है ये भी वही है, ये जो है ये भी वही है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में है कि ओरिजिन को मैं जैसे भी चेंज कर लूं मेरा वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा ऑलवेज मेरा सेम ही रहेगा, जिन ओरिजिन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। समझ में? इसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, क्या बोले, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या देखिए, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन, क्या बोले थे, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल is greater or equal to क्या बोल रहा है, ग्रेटर रहेगा और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल रहा है, इसको आप सिंपल सा बात आप समझ लीजिए, क्या बोल रहा है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस जो मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका वैल्यू क्या रहेगा, ऑब्वियस बात है उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, और नहीं तो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा उसके, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसके साथ वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वो कैसे रहेगा अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे। पहले केस में मुझे क्या दिखाना है, मैं क्या बोला कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा, नहीं तो उसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसके क्या किससे इक्वल रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो कैसे निकलेगा उसको हम लोग देखिए सपोज देखिए ये वो पॉइंट है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट, पहले मैं डायग्राम कर लेता हूं, बी पॉइंट से इसके कहां पर है, ए पॉइंट, बी पॉइंट से कहां है, ए पॉइंट। समझ में? ये वाला यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओबी, ये जो ओबी का जो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब जो यूनिट,
ओबी का जो डिस्प्लेसमेंट ओबी का जो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। ये ए एंड ये कितना आएगा 2 यूनिट। ये तो मुझे पता चल गया कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। अभी मुझे क्या देखना है एक्चुअल डिस्टेंस देखना है। एक्चुअल डिस्टेंस मेरा क्या है ओ से लेके ए एंड ए से लेके बी। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ तो ओबी आपको समझ में आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट, बट एक्चुअल पाथ जो टोटल है ओ से लेके ए उसके ए से लेके बी तक क्या आएगा एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है हमारा ओ से लेके कहां तक जाएगा ओ से लेके ए प्लस ए से लेके बी। ओ से लेके ए एंड ए से लेके क्या रहेगा प्लस बी। तो वो कितना आएगा 5 यूनिट। कैसे ओ से लेके देखिए ए मेरा कितना यूनिट आ रहा है देखिए सॉरी 5 यूनिट बोल रहा हूं 8 यूनिट्स। ओ से लेके पहले ए देखते हैं कितना यूनिट आ रहा है 1 2 3 4 5। उसके बाद देखेंगे ए से लेके बी कितना आएगा 3 यूनिट 1 2 3 तो कितना आ रहा है टोटल 8 यूनिट। टोटल कितना है 8 यूनिट। तो यहाँ आपको पता चल गया 8 यूनिट ज्यादा है 2 यूनिट से। तो एक्चुअल डिस्टेंस का जो मेरा यूनिट क्या ले रहा है ज्यादा ले रहा है मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से। हाँ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से सेम ले रहा है तो ये आपको मतलब सॉरी ज्यादा ले रहा है तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे और एक केस कि जब यही वाला केस और एक टाइप के केस में करूंगा जहां पर क्या रहेगा इक्वल रहेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल रहेगा। देखिए मैं यूनिट के हिसाब से ले रहा हूं। तो देखिए तो मैंने क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इक्वल रहेगा एक्चुअल डिस्टेंस के साथ। तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओबी क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओबी किसके साथ सेम रहेगा एक्चुअल डिस्टेंस के साथ। कैसे देखिए तो देखिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो मेरा ओबी है वो कितना आएगा 5 यूनिट आएगा। कैसे ये 1 2 ये क्या आ गया 3 4 ये क्या आ गया 5 यूनिट कितना आ गया 5 यूनिट। और जो मेरा एक्चुअल पाथ है टोटल कितना है एक्चुअल पाथ ओ से लेके ए से लेके बी ओ ए प्लस ओ बी। अगर इस टाइप का करूंगा तो क्या आएगा ओ से लेके ए एंड एस ओ प्लस ओ से लेके ओ ए प्लस क्या आएगा ओ ए प्लस ए बी ओ ए प्लस ए बी। तो ये कितना यूनिट आएगा ये भी वही सेम आएगा 5 यूनिट। तो दोनों के अंदर ये क्या हुआ इक्वल आया कि नहीं। तो इस केस में हम लोग को क्या पता चला ना एक्चुअल पाथ हम लोग क्या रहता है ज्यादा रहता है किससे हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब जो डिस्प्लेसमेंट से नहीं तो वो क्या रहेगा उसके साथ इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो केस हम लोग का आएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सुनिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इन यूनिक पाथ दैट टेक्स द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर क्या रहता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के अंदर उसका टेक ओवर रहता है समझ में। उसके साथ देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पर्सन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप of the actual path followed the object between these two position। वो किसी शेप या उसके साइज के ऊपर वो मतलब वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है वो जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ये बात आपको याद रखना है। एंड आपको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स था डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका खत्म हुआ समझ में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी के ऊपर पढ़ेंगे बिकॉज ये दोनों के दोनों रिलेटेड है। उसी के ऊपर उसके बाद उसकी एक्सीलरेशन है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद आपका शुरू होगा काइनेमेटिक्स का जो कि फॉर्मूला जो कि आगे जाके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आएंगे। उसके कैलकुलस में कैसे यूटिलाइज होगा या ग्राफिकल में कैसे यूटिलाइज होगा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए एंड जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस